हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी कॉन्सेप्ट देख रखी थी और इसके बाद आज की आगे की कॉन्सेप्ट हम लोग देखने लग जाएंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में। होप सो सबको याद होगा। एंटिटी कॉन्सेप्ट को बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। और ये कॉन्सेप्ट का बोलना क्या है, इसमें एज्यूम ये किया जाता है बच्चों कि जो भी आपका बिजनेस होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। ओके। और हम अकाउंटिंग किसके एंगल से करते हैं? हम लोग हमेशा बिजनेसमैन के एंगल से अकाउंटिंग करते हैं। ये बातें हमने सीखी। देन हम लोग जरा और आगे बढ़े। आगे जाके हम लोगों ने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा। इसके बारे में हम लोगों ने सीखा वो ट्रांजैक्शन जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होंगे उसे आप रिकॉर्ड करोगे, और जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हो उसे आपको रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा। ओके। इसके बाद हम लोग और आगे चले गए। आगे जाके हमने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी देख डाली। और पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मीनिंग हम लोगों ने कैसे सीखा बच्चों? तो वी हैव लर्न दैट कि आपके बिजनेस की लाइफ लंबी सी हो सकती है, लेकिन आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड करते हो, कुछ पार्ट्स में आप लोग डिवाइड करते हो। और वो पार्ट्स क्या रहेंगे बताओ? अकाउंटिंग ईयर्स। क्योंकि हमें जब अकाउंटिंग करनी है तो हम ऐसा नहीं है कि जब बिजनेस की लाइफ खत्म हो जाएगी तब जाके अकाउंटिंग करेंगे। हम लोग तो भाई ईयर ईयर के हिसाब से क्या करते हैं? अकाउंटिंग करने लग जाते हैं। ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस योर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ये हम लोगों ने सीख रखा था, देख रखा था। नाउ वी आर मूविंग फर्दर अहेड। ओके। अब यहाँ पे देखो, सीक्वेंस में तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट आती है, बट मैं और छोटे मोटे जो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट थे वो एक बार निपटा दूं, फिर ये भारी भारी की कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं अभी फिलहाल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की। ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पहले मीनिंग समझ के लो, बाद में हम लोग अंदर जाएंगे। ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब बच्चों, बेसिकली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का बोलना क्या है, यहाँ पे अजम्पशन क्या किया जाता है, शांति से सुन के लेना। ओके। देखो बच्चों, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है ए। ठीक है। इस बंदे ने लेट से कोई बिजनेस स्टार्ट किया। इस बंदे ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। आप इस बंदे को पूछो कि यार तो बिजनेस कितने ईयर्स तक चला लेगा, तो ये बोलेगा मेरे को भी पता नहीं मैं कितने सालों तक बिजनेस चलाऊंगा, बट इतना जरूर है कि मैं एक लॉन्ग टाइम तक क्या करूंगा, मेरा ये जो बिजनेस है उसे मैं रन करने लगूंगा। ओके। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने टाइम तक बिजनेस रन करने वाला हूं, बट एक बात तो श्योर है, मैं एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं मेरा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू करना चाहता हूं। ओके। तो बच्चों, दिस इज नथिंग बट योर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट सेज दैट business will be doing या businessman will be doing the business for a longer period of time. ओके। तो जो भी आपका बिजनेसमैन होगा वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक बिजनेस करना चाहेगा। उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है बिजनेस को बीच में बंद करने की, और ना ही उसको कोई जरूरत है बिजनेस को बीच में बंद करने की। ओके। तो आप जब भी अकाउंटिंग करते हो तो हमेशा यही सोच के अकाउंटिंग करते हो कि आपका जो बिजनेसमैन है वो एक लॉन्ग टाइम तक बिजनेस चलाता रहेगा। ओके। ही विल बी डूइंग द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यही सोच के आप लोग हमेशा क्या करते हो? अकाउंटिंग करते हो। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में अगर मैं कॉन्क्रीट पॉइंट्स निकालूं तो पॉइंट्स क्या क्या है जो आपको याद रखने? बिजनेस विल बी रन, business will be run for longer period of time। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मतलब आप एक लंबे समय तक आपका बिजनेस जो है वो चलाना चाह रहे हो, भगाओगे। ओके। देर इज नो इंटेंशन, मतलब आपकी कोई इच्छा नहीं है, नो इंटेंशन ऑफ या नो इंटेंशन और नीड टू वाइंड अप द बिजनेस, to wind up the business in near future। okay, in what? near future। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी बिजनेसमैन है वो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना बिजनेस रन करने की हमेशा इच्छा रखेगा। ओके। बिजनेसमैन को कोई इंटेंशन नहीं होगा बिजनेसमैन का कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए।
और ना ही उसको बिजनेस को बंद करने की कोई जरूरत है, ना ही उसका इंटेंशन है, ना ही उसकी जरूरत है बिजनेस को वाइंड अप करने की। ओके, कब? नियर फ्यूचर में, नजदीक के फ्यूचर में ना ही उसका कोई इंटेंशन है बिजनेस को बंद करने का, ना ही उसे जरूरत है बिजनेस को बंद करने की। ओके, ये जो अजम्पशन है इसे बोला जाता है आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन, या इसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सिंपली स्पीकिंग, जो भी बिजनेसमैन होगा एक अपना बिजनेस लॉन्गर पीरियड तक चलाने की इच्छा रखता है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही उसे कोई जरूरत पड़ी है बिजनेस को नियर फ्यूचर में, नजदीक के फ्यूचर में बंद करने की, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, अब बच्चों हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके डिस्कस करेंगे, दैट इज रेलेवेंस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, रेलेवेंस ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब ये जो आपका गोइंग कंसर्न का अजम्पशन है, तो इसका रेलेवेंस क्या होता है, हमेशा याद रखना। पहला रेलेवेंस है ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट वी कैन bifurcate capital expenditure and revenue expenditure। अब ये तो आपको बाद में ही समझेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू क्या है। मैं ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद ही वो वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा, वो चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। बट इतना समझ के लो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की ही वजह से आप बाइफरकेट कर सकते हो। किसमें बाइफरकेशन? कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों के बीच आप बाइफरकेशन कर सकते हो, वो भी किसकी वजह से? इस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से। इसका मतलब है, आपको पता होगा ना, एक बात मेरे को बताओ, आप मशीनरी अगर परचेस करो, ठीक है, तो आपको भी पता है आपका खर्चा होगा, आपके जेब से पैसे जाएंगे ना बेटा। मशीनरी परचेस करोगे तो आपके जेब से पैसे जाएंगे, इसका मतलब आपका खर्चा होने वाला है। बट याद रखो, ये जो खर्चा रहेगा ना बॉस, ये खर्चा आप बैलेंस शीट के असेट साइड में डालते हो। मशीन को परचेस करने के लिए एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा जरूर होगा, बट उस खर्चे को आप कहां पे डालते हो बताओ? बैलेंस शीट के एसेट में डालते हो। जबकि अपना कोई वर्कर है, उसको आप सैलरी दे रहे हो, अब ये भी तो आपका खर्चा है, ये भी तो आपका एक्सपेंडिचर है, बट आप इस खर्चे को कहां पे डालते हो बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हो। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मशीन जो है ये हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी, एक लंबे समय तक हमें फायदा देगी, इसके लिए इसको बैलेंस शीट के एसेट में डालते हैं। और वर्कर को सैलरी दी तो 1 महीना ही काम करेगा, उससे ज्यादा तो काम नहीं करेगा, मतलब फायदा कितना हुआ? 1 महीने का हुआ। बोलने का मतलब है, आप ये देखते हो कि कौन सी चीज हमें लॉन्ग टर्म तक फायदा देंगी, कौन सी चीज शॉर्ट टर्म तक देगी। जो चीज लॉन्ग टर्म तक फायदा देती है उसे आप बैलेंस शीट के एसेट में डालते हो। लेकिन बच्चों, कोई चीज अगर मुझे लॉन्ग टर्म तक फायदा दे तो वो तो तभी दे सकती ना जब मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। मैं समझो मशीन तो लालू बॉस, मैं मशीन तो लालू जो बहुत समय तक मेरे पास टिकेगी, बहुत टाइम पीरियड तक मेरे पास में टिकी रहेगी, बट उसका फायदा ही क्या जब मेरा बिजनेस ही लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता है तो ऐसी कोई आप लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हो जो आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म तक फायदा देगा, तो ही आप उसको असेट में डालते हो। ओके, तो इन शॉर्ट मुझे बोलना ये है, आप असेट को बैलेंस शीट में और खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हो ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो मैं आपको ये चीज और डिटेल में बताऊंगा। बट ध्यान रखना, हम बैलेंस शीट में असेट डालते, प्रॉफिट एंड लॉस को खर्चे डालते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसे जॉइंट वेंचर बोला जाता है, जिसे जॉइंट वेंचर बोला जाता है। सर ये बिजनेस क्या है, प्लीज बताओ, ध्यान से सुनो। मान लो विकास एंड सागर, ये दो दोस्त है, ठीक है। विकास और सागर क्या है बताना, दो फ्रेंड्स है। अब हुआ इसे
विकास और सागर ने लेट से एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। क्या बनाने जा रहे हैं बताओ? ये ब्रिज बनाने जा रहे हैं। कौन? विकास एंड सागर। ठीक है। अब हुआ इसे कि विकास और सागर ने बोला कि बाबा ये सिर्फ ब्रिज बनाने के लिए हम लोग साथ में आ रहे हैं। एक बार ब्रिज का काम कंप्लीट हो गया, क्या बोल रहा हूं, एक बार ब्रिज का काम कंप्लीट हो गया तो हम दोनों की पार्टनरशिप खत्म हो गई। ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनका ये जो बिजनेस है ये शॉर्ट पीरियड का है, शॉर्ट टर्म का है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों, सिंपली स्पीकिंग, ये ऐसा जो पर्टिकुलर आपका बिजनेस है, यहां पे आप शॉर्ट टर्म में ही क्या कर दोगे बताओ? आपका बिजनेस बंद कर दोगे। और अगर आपका शॉर्ट टर्म में ही ऐसा बिजनेस बंद हो जाता है तो यहां पे बोला जाता है कि आपकी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा माना जाता है। जो बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, थोड़े ही टाइम के बाद बंद कर दिया जाएगा, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का यहां पे कोई अजम्पशन वैलिड नहीं होता है। ओके। तो बच्चों, ऐसे जो भी बिजनेस रहेंगे जहां पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं चलाओगे, शॉर्ट टर्म में बिजनेस बंद करने वाले हो, अगर ऐसा बिजनेस है तो समझ लो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई नहीं होगी। और जहां पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होती, तो भले ही आप कोई असेट परचेस क्यों ना कर लो, भले ही आप असेट परचेस क्यों ना कर लो, याद रखना इसे बैलेंस शीट के असेट साइड में नहीं डाला जाएगा। क्या बोल रहा हूं? अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपकी अप्लाई नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं है, तो ध्यान में रखना बच्चों, असेट जो भी रहेंगी वो आप परचेस करने के बाद बैलेंस शीट में नहीं डालते। आप बोलोगे सर बैलेंस शीट में नहीं डालते तो कहां पे डालते? तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डाल देते। कभी देखा है आपने मशीनरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि आपने आज तक भी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाए। ओके। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाए, यही सोच के बनाया कि आपका बिजनेस एक लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इसी के लिए आप लोग क्या करते थे बच्चों, जब भी कोई एसेट परचेस करी उसको बैलेंस शीट में डालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। बट याद रखना जहां पर आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, तो हम वहां पे असेट परचेस भी किया तो भी उसे बैलेंस शीट के एसेट में नहीं डाल पाएंगे। तो हमें उसे कहां पे डालना पड़ेगा बच्चों? तो हमें उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डालना पड़ेगा। दिस इज द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ओके। तो आई होप सो सबके दिमाग में ये बात गई होगी। तो याद रखो, जहां पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होती, मतलब आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं चलाओगे, शॉर्ट टर्म तक ही बिजनेस चलाओगे, तो असेट परचेस करने के बावजूद आप उसे कभी भी बैलेंस शीट के एसेट में नहीं डालते, जबकि उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी एक बात याद रखना, आप असेट को हमेशा कॉस्ट पे बताते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन प्राइस। और एक्विजिशन प्राइस का मतलब क्या है? जितने में परचेस किया। ओके। सपोज मैंने एक लैंड परचेस किया, एक जमीन परचेस की है 2 लाख रुपए की। बोलो कितने में परचेस किया? 2 लाख में। 2 लाख क्या हो जाएगा? एक्विजिशन प्राइस हो जाएगा। समझ में आई बात? 2 लाख क्या बन जाएगा? आपका एक्विजिशन प्राइस बन जाएगा। याद रखना ये बात मेरी। तो बच्चों, ये जो रहेगा आपका, इसे बोला जाता है कॉस्ट। तो हम नॉर्मली बैलेंस शीट के एसेट साइड में कॉस्ट पर ही सारी एसेट बताते हैं। मतलब जितने में परचेस किया, जितने में एक्वायर किया, हम उतने पर ही बताते हैं। लेकिन याद रखना बच्चों, अगर आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल अगर नहीं है, मतलब आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं करने वाले या नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद करने वाले, तो असेट हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू पे बताई जाती है। असेट हमेशा रियलाइजेबल वैल्यू पे बताई जाती है। आप बोलोगे सर रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब बताओ?
तो बेटा रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू एट विच वैल्यू एट विच असेट कैन बी सोल्ड, वैल्यू एट विच असेट कैन बी सोल्ड, वो वैल्यू जिस पे असेट आप लोग बेच सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। एक एग्जांपल देता हूं, दिमाग में घुस जाएगा पूरा। मान लो एक लैंड मैंने 2 लाख रुपए में परचेस किया, ठीक है। तो जितने में परचेस किया उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड। बोलो लैंड की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख की। मान लो 2 साल के बाद इस लैंड को मैं अगर बाहर बेचने निकल जाऊं तो लोग मुझसे 5 लाख में ये लैंड लेने को रेडी है। मैंने कितने में परचेस किया था बच्चों, 2 लाख में। और अगर मैं 2 साल के बाद इस लैंड को बेचने निकलूं तो लोग मेरे से 5 लाख में भी लैंड को लेने के लिए रेडी है। समझ में आ रही है बात आपको। तो बच्चों ये 5 लाख में लैंड बेचा जा सकता है, इसको बोलते रियलाइजेबल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। तो प्लीज बच्चों ये बात अच्छे से आपके डोके में रखना, दिमाग में रखना। क्या ध्यान में रखेंगे बताओ, जितने में एक्वायर किया उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट, और जितने में बेच सकते हो उसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। तो हमेशा याद रखो बच्चों, आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आपकी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अगर एप्लीकेबल है, मतलब आप लॉन्ग टर्म तक बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हो, ओके, तो अगर एप्लीकेबल है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट तो हमेशा याद रखो असेट को आप नॉर्मली जैसे वैल्यू करते हो, दैट इज कॉस्ट पे, मतलब जितने में एक्वायर किया हम उतने पर ही उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आपकी अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपके एप्लीकेबल नहीं है, तो हम असेट को कॉस्ट पर नहीं बल्कि असेट को हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू पे वैल्यू करेंगे। समझ में आई क्या बात, ओके। तो बच्चों ये हुआ ये वाला पॉइंट, ओके। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल तो असेट को आप लोग कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, और ये अगर एप्लीकेबल नहीं हो तो असेट को कॉस्ट पर नहीं बल्कि रियलाइजेबल वैल्यू पे आप लोग वैल्यू करने वाले हो, दैट्स इट, ओके। तो बच्चों एक बार इसको फर्दर हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं। लास्ट टाइम आपको मैं समझा देता हूँ, शांति से सुनना सारे पॉइंट्स क्या क्या हम लोगों ने देखे, प्लीज चेक इट डाउन। मैंने आपको बोला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ऐसा माना जाएगा कि आप एक लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करोगे। आपका कोई इंटेंशन नहीं है, माने आपकी कोई इच्छा नहीं है और ना ही आपको जरूरत है काहे की बिजनेस को वाइंड अप करने की, बिजनेस को बंद करने की, ओके, नियर फ्यूचर में। रिलेवेंस क्या है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का, तो याद रखना अगर आपका गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल होगा तो हम बाइफरकेट कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट असेट को बैलेंस शीट में डाल सकते हैं, खर्चे को पीएनएल में डाल सकते हैं, बट अगर गोइंग कंसर्न अप्लाई नहीं होती तो असेट को भी उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको जॉइंट वेंचर का एग्जांपल दिया, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप बिजनेस करते हो तो यहाँ पर गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो भी आप असेट भी परचेस करोगे ये यहाँ पर पीएनएल में डाल दी जाती है, ओके, ये चीज अच्छे से याद रखो। फिर मैंने आपको बोला अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगी तो असेट को आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो, मतलब जितने में परचेस किया उतने में रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है तो असेट को हमें कॉस्ट पर नहीं बल्कि रियलाइजेबल वैल्यू पे हमें उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। होप सो सबके डोके में गया होगा। अब एक बार इसका रीडिंग का पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ओके, चेक इट डाउन। The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is going concern. Okay, an enterprise is what? Going concern, and will continue its operation for the foreseeable future. भाई कोई भी आप बिजनेसमैन देखोगे तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट,
इस अजम्पशन पे बनाता है, ऐसा सोच के बनाता है कि इंटरप्राइज एक लॉन्ग टर्म तक चलता जाएगा। ओके, और इसको कोई जरूरत नहीं है, देखो, हेंस इट इज अज्यूम दैट enterprise has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially scale of its operation। तो मतलब आपके बिजनेस को ना ही जरूरत है ना ही उसकी इच्छा है लिक्विडेट, लिक्विडेट बोले तो बंद करना। ओके, टू लिक्विडेट द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, मतलब इसका बिजनेस बंद करने की ना ही उसकी इच्छा है और ना ही उसका कोई जरूरत है। ओके, तो तब जाके बोला जाएगा कि आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये बातें याद रखो। द वैल्यूएशन ऑफ असेट ऑफ बिजनेस एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन दिस assumption। जो असेट को आप वैल्यू करते हो तो वो इसी पे डिपेंडेंट होता है। ट्रेडिशनली अकाउंटेंट फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट इन मेजोरिटी केसेस। बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बताया, जितने में परचेस किया, जितने में एक्वायर किया, उसको क्या बोलते बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो नॉर्मली असेट हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बताई जाती है। ओके, याद रखना। सपोज एक्स ने परचेस की है कोई मशीन 5 लाख की और 7 लाख उसने लगाए हैं, तो मशीन जो है वो आपकी 5,70,000 में दिखेगी। दिस इज एक्विजिशन कॉस्ट। लेकिन याद रखना ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ओके, अगर वो नहीं रहेगा तो आपको रियलाइजेबल वैल्यू पे, मतलब जितने में वो असेट बिक सकती है उतने वैल्यू पे आपको बताना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात। नाउ इफ ही डिसाइड टू बैक आउट एंड डिजायर टू सेल द मशीन, अगर वो बेचना चाहे, ही मे फेच more than or less than 5,70,000, so his financial position should be different। if going concern concept is taken, then increase or decrease in value of asset in short run is ignored। भले ही आपकी asset की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई होता होगा तो आप इन सब चीजों को छोड़ देते हो। लेकिन गोइंग कंसर्न अगर एप्लीकेबल नहीं है तो याद रखना असेट वैल्यू इज नॉट रियलाइजेबल एंड सो इट शुड नॉट बी काउंटेड, तो वो रियलाइजेबल वैल्यू पे बताई जाएगी। ओके, तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। तो होप सो सबके दिमाग में मेरी बातें अच्छे से जा चुकी होगी। तो दिस वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।